मैं अपना अगर इनबॉक्स दिखला दूंगा तो कोई लोग बोलेगा कि तोर अखिया निकाल ले पाऊँ। मेरे प्रचार में वो व्यक्ति एक भी दिन नहीं आते हैं, ठीक है, और वो घाटशिला में लगभग 7-8 दिन तक रहते हैं, नॉमिनेशन में भी जाते हैं। तो जहाँ पर 8 दिन तक सभाएं की और प्रचार किया तो वहाँ तो फतह हासिल हो जानी चाहिए थी, अगर सब कुछ नाम की वजह से है तो। अगर एक नौजवान नेता के तौर पर जिसके पास 20-30 सालों की पॉलिटिक्स बची हुई है, जो झारखंड को संवार सकता है, जो झारखंड को डेवलप कर सकता है, जो वास्तव में संघर्ष से उपजा हुआ नेता है, तो आप मुझे बताइए कि सुदेश महतो जी जैसा नौजवान और विजनरी, जिनको पूरा झारखंड में कोई जानता हो, ऐसा कोई नेता है आपके समक्ष? आप है ना, आपने बताया कि संघर्षशील व्यक्ति जो जिनका बैकग्राउंड ऐसा नहीं था, इन्होंने खुद से संघर्ष करके पार्टी बनाया। आपकी पुराने पार्टी की बात कर ले, सुप्रीमो जयराम महतो भी तो खुद के, उनका पुराना नहीं था, वो भी अभी उभरे हैं, उन्होंने भी अपना पार्टी बना के दिखाया। जनता उनसे काफी प्रभावित भी, उन पर भरोसा भी जताई। उनको पहली बार ही उन्होंने, उनके पास 25 सालों का अनुभव है, 25 सालों के अनुभव को आप फिर भी तो जनता ने तो हटा दिया ना। एक साल के अनुभव का 25 सालों के अनुभव से कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता, इसमें कोई तुलनात्मक अध्ययन की बात ही नहीं है। अभी उनको सीखने में वक्त लगेगा। मेरी शुभकामनाएं हैं, मेरा भाई है और हम लोग बर्थडे भी साथ मनाते हैं, वो मैं उनको शुभकामना देना चाहता हूँ कि वो काम करें। लेकिन मैं यही कहना चाहता हूँ, देखिए, सत्ता संभालना और सरकार संभालना, वो अकेले लड़ रही है। नहीं, आप मैं बात कर रही हूँ, आप गठबंधन में लड़ रहे हैं, आपकी पार्टी गठबंधन में लड़ रही है, वो आज भी अकेले खड़ी है, अकेले लड़ रही है। जोहार, नमस्कार, आप देख रहे हैं द आवाज न्यूज। और जिस तरीके से झारखंड में शरणा वर्सेस ईसाई का मुद्दा अभी बहुत ज्यादा चला हुआ है, इससे पहले कुर्मी का एक आंदोलन चल रहा था, कुर्मी एसटी की मांग कर रहे थे और उसके विरोध में आदिवासी समाज जो है वो विरोध कर रहा था। वो विरोध आज भी जारी है। हमारे साथ है आजसू के नेता संजय मेहता जी। आजसू पार्टी का एक स्टैंड था कि वो कुर्मी के पक्ष में थे, जब कुर्मी ये मांग कर रहे थे कि हमें आदिवासी सूची में शामिल होना है। उसमें शुरू में तो वो साथ दिखे, अभी भी वो साथ होंगे, लेकिन धीरे धीरे वो पीछे कदम हटाते हुए दिखे। अब वो उतना ज्यादा मुखर होकर के यहाँ के कोई नेता कुर्मी के पक्ष से अपनी बात नहीं रख रहे हैं। ऐसा क्यों हो गया कि शुरुआत में तो पूरा मतलब बोले कि हाँ हम कुर्मी के साथ है और बाद में फिर कदम पीछे हटा ले रहे हैं? मैं एक फैक्ट के साथ आपको बात कहना चाह रहा हूँ। कुर्मी कम्युनिटी दो बातें जो बहुत प्रमुखता से रखती है जिस संदर्भ में, एक तो 1931 का जो सेंसस है और उनको जो फिर बाद में वहां से हटाया गया, जब वो एबोरिजिन ट्राइब की सूची में थे उसके बाद हटा दिया गया। उस 1931 के कालखंड से आप 2004 तक आइए, और 2004 में जब मुंडा जी की सरकार थी और उस वक्त जब सेंट्रल गवर्नमेंट को ये भेजा गया कि कुर्मी को एसटी की सूची में शामिल किया जाना चाहिए, तो जब आप उस पत्र को देखेंगे, उस चिट्ठी को देखेंगे, तो उसमें सिर्फ कुर्मी के संदर्भ में नहीं है, वैसी जातियां जिनको एसटी सूची में शामिल किया जा सकता है और जो उसके ऐतिहासिक संदर्भ और तथ्य हैं, उन सभी जातियों के नाम हैं। तो पहली बात तो ये कि सिर्फ ये कहना कि हम सिर्फ एक जाति के पक्ष में राजनीतिक दल के तौर पर अपना कमेंट्स दे रहे हैं या अपना एक तरीके से कह सकते हैं कि अपना एक्शन दिखला रहे हैं, ऐसा नहीं है। चूंकि आजसू पार्टी सामाजिक न्याय की बात करती है तो हम सबकी बात करते हैं। हम उन सभी जातियों के मांग के साथ खड़े हैं जो ये मांग कर रही हैं कि हमें एसटी में, जिनके ऐतिहासिक संदर्भ और तथ्य हैं, कोई भी कह देगा तो नहीं। और दूसरी बात कि अगर कुर्मी कम्युनिटी को कोई डॉक्यूमेंटेशन एविडेंस इन फ्यूचर कोर्ट में प्रोड्यूस कराना होगा कि आपके पास क्या तथ्य है कि आपको शामिल किया जाना चाहिए, तो जब ये 2004 का तथ्य दिखाया जाएगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजा गया, तो मुंडा जी की सरकार और सुदेश जी का नाम सामने आएगा। तो पहली बात तो आपकी यही खारिज हो जाती है कि हम साथ खड़े नहीं हैं। हम तो डॉक्यूमेंटेड तौर पर एविडेंस दिए हैं इस कम्युनिटी को। 1931 के बाद इस कम्युनिटी को अगर दिखाने के लिए कोर्ट में कोई कागज चाहिए तो ये 2004 का ही कागज दिखाया जाएगा। तो ये तो हम लोगों ने दिया है। दूसरी बात, मैं फिर से ये कह रहा हूं, आजसू पार्टी सामाजिक न्याय की बात करने वाली एक पॉलिटिकल पार्टी है। हम सबकी बात करते हैं, हम सबको समाहित करते हैं, हम समावेशी राजनीति करते हैं। क्योंकि आदिवासी, कुर्मी समाज और तमाम सामाजिक संगठनों की एक मांग थी
और उस मांग को हम लोगों ने इंडोर्स किया कि अगर इनकी मांग है तो सुनी जानी चाहिए। ये अगर अपनी बात कुछ रख रहे हैं तो इस बात को सेंट्रल गवर्नमेंट सुने, या अभी जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, जो भी इससे सक्षम लोग जुड़े हुए हैं, वो इसको सुने, इनकी बातों को सुने। तो एक जो ये आम धारणा विकसित हो जाती है कि किसी समाज के पक्ष में अगर जब आप खड़े हो गए तो राजनीतिक दल को भी जातीय संगठन के तौर पर देखा जाने लगता है। ये हमारी मनोदशा है, चेतना है, ये एक आम नैरेटिव है। तो इसी बात का डर था क्या कि जिस तरीके से आदिवासी समाज जो मुखर हो रही है, इस चीज का विरोध करना शुरू कर दी, तो इसी बात का तो कहीं डर नहीं हुआ कि जिस तरीके से जेल कैंप पार्टी भी जब खड़ी हुई कुर्मियों के पक्ष में और आजसू पार्टी भी जब खड़ी हुई, तो जेल कैंप पार्टी को पूरी तरीके से कुर्मियों की पार्टी घोषित कर दी गई। तो यही डर तो नहीं था आजसू पार्टी को भी कि कहीं इसको भी खाली जातिवादी पार्टी ही घोषित ना कर दिया जाए या इसको समझ ना लिया जाए ऐसा? इसके थोड़े ग्राउंड में, थोड़ा डेप्थ में जाना होगा। पॉलिटिक्स में जब आप कोई बात कह रहे होते हैं तो आपको गंभीरता से कहना होता है, आपको जिम्मेदारी के साथ कहना होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कहना होता है। आदरणीय सुदेश कुमार महतो जी भी गए थे रेल टेका के आंदोलन में, और उन्होंने बड़ी विनम्रता से और गंभीरता से अपना स्टेटमेंट दिया। लेकिन आप जिन लोगों का जिक्र कर रहे हैं, उन लोगों ने एक कम्युनिटी पर लांछन लगा दिया, उनके साथ वो गाली गलौज करने लगे, उनको अपशब्द कहने लगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब आप कुछ ऐसी गतिविधि करेंगे तो उसकी क्रिया की प्रतिक्रिया तो होगी। तो आपने किसी के साथ अभद्र व्यवहार किया तो कम्युनिटी वो रिएक्ट किया। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसको इस रूप में आप देखिए कि अगर किसी व्यक्ति का विरोध कहीं पर हो रहा है तो विरोध कब होता है? किसी भी क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। तो आप अपने अतीत को झांकिए कि आपने क्या गलतियां की। तो मैं उस पर बहुत ज्यादा नहीं जाना चाहता। दूसरी बात, आप कह रहे हैं कि आदिवासी कम्युनिटी सड़कों पर है, वो अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है और ये उनका लोकतांत्रिक अधिकार है, असहमति दर्ज कराना। यही तो इस देश की लोकतंत्र की खूबसूरती है, और इसी को तो बचाने की लड़ाई भी हम लोग लड़ रहे हैं। इसी की तो जिद है कि इसको बचाना है। आपकी असहमति है कि इस मांग को विचार नहीं किया जाना चाहिए या ये मांग जायज नहीं है। तो हम दोनों बात किससे रखेंगे? सरकार के समक्ष रखेंगे। ये भी अपनी बात सरकार से ही कह रहे हैं कि इनकी मांग नहीं मानी जानी चाहिए, ये कह रहे हैं कि हमारी मांग मानी जानी चाहिए। अब फैसला किस पे होगा? फैक्ट्स पे, ऐतिहासिक संदर्भों पे, तथ्यों पे। और फैसला कौन करेगा? जनजातीय मंत्रालय करेगा, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। तो वो इस बात को आप समझिए कि जब कोई असहमति दर्ज करा रहा हो, आपके खिलाफ भी बोल रहा हो, तो उसका सम्मान करना सीखिए, क्योंकि ये लोकतंत्र है। उसको आपके खिलाफ बोलने का अधिकार है और आपको भी किसी के खिलाफ बोलने का अधिकार है, मर्यादा में रह करके। ये लोकतंत्र की खूबसूरती है। तो मैं आदिवासी समाज के जो उसका विरोध है, लोकतांत्रिक तौर पर मैं उसको सही मानता हूं, और मैं ये कहना चाहता हूं कि उनके विरोध को इस दृष्टिकोण से नहीं देखा जाना चाहिए कि वो जो है सो कोई विद्वेष फैलाना चाहते हैं। नहीं, वो अपनी भावना व्यक्त कर रहे हैं। उनको भी अपना भावना व्यक्त करने का अधिकार है और करने देना चाहिए, और आप भी अपनी भावना व्यक्त करिए। आपके ही पार्टी के नेत्री हैं ज्योत्सना किरकेट्टा जी, काफी ज्यादा विरोध कर रही हैं। कहा तो ये जा रहा है कि आजसू पार्टी है उनको भी फंडिंग कर रही है ताकि वो विरोध भी करे, और एक साइड ये मतलब दिखाना चाहते हैं आजसू पार्टी के हम कुर्मियों के पक्ष में, और एक साइड इनके विरोधी को भी मतलब फंडिंग कर रहे हैं। ये सब वो क्या कहते हैं, वो चौक चौराहों वाली बात है। कोई मतलब इसमें कोई हकीकत नहीं है, कोई सच्चाई नहीं है, ऐसा कुछ होता नहीं है। देखिए, दूसरी बात कि अगर कल की तारीख में आपका समाज आपको आमंत्रित करता है किसी कार्यक्रम में और आप एक न्यूज चैनल चला रहे हैं, तो निश्चित तौर पर आप अपने समाज के कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे, उसमें कोई बुराई नहीं है। तो अगर सामाजिक तौर पर कोई कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, ऐसा नहीं है कि कोई पॉलिटिकल कार्यक्रम चल रहा है, अगर सामाजिक तौर पर कोई कार्यक्रम चल रहा है और कोई व्यक्ति कहीं पर जा रहा है, जैसे हमारे आजसू पार्टी के लीडर्स पुरुलिया के कार्यक्रम में सम्मिलित हुए, जहाँ पे कुर्मी समाज का जुटान हुआ, तो वो एक सामाजिक कार्यक्रम था। तो लोकतंत्र की यही खूबसूरती है। देखिए, हम लोग क्या होता है ना, एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। हम लोग ये समझ लेते हैं कि कोई अगर कहीं जुड़ा है
तो किसी और जगह पर नहीं जा सकता है। जैसे अमित शाह जी जैन कम्युनिटी से हैं, तो जैन समाज के वो कार्यक्रम में जाते हैं ना, अरविंद केजरीवाल जी अपने समाज के कार्यक्रम में जाते हैं ना। तो मेरा कहना है कि सभी व्यक्ति को अपने सामाजिक गतिविधियों में सम्मिलित होने का अधिकार है, अपनी बातों को अभिव्यक्त करने का अधिकार है, अपनी बातों को बोलने का अधिकार है, और ये सब फंडामेंटल और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं। इसमें कोई बहुत बड़ा लेंदी प्रोसेस नहीं है कि ये ऐसा कैसे हो गया। अच्छा, मतलब आपके नजरों में फिर ज्योत्सना केरकेटा जी भी एक पार्टी के सदस्य भी हैं और उसके बावजूद भी अगर वो अपने समाज के साथ खड़ी हैं तो उसमें कुछ गलत नहीं है, वो उनका राइट है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर ये उनका इंडिविजुअल राइट है कि वो अपने समाज के साथ खड़ी हो सकती हैं, उनका अपना विवेक है। तो मेरा कहना ये है कि असहमति और अभिव्यक्ति अगर कोई व्यक्त कर रहा है तो उसका सम्मान करना सीखिए। जैसे मुझे बहुत ट्रोल करते हैं मेरे पुराने साथी लोग, बहुत अपशब्द कहते हैं। मतलब मैं अपना अगर इनबॉक्स दिखला दूंगा तो कोई लोग बोलेगा कि तोर अखिया निकाल ले बहु कोई बोलेगा कि आपको मार देंगे, आप आइएगा रामगढ़ तो आपको बता देंगे। मतलब इस तरह की धमकी भरे लहजे में भी। तो मैं समझता हूँ कि ये सब नादान लोग हैं, बच्चे हैं, और मेरे ऊपर कई बार इन लोगों ने हमले भी कर दिए, तो मैंने एफआईआर भी नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि मैं जानता हूं कि राजनीतिक तौर पर ये उत्तेजना में आकर के, बहकावे में आकर के इस तरह की गतिविधि को कर रहे हैं, और ये सब अपने ही समाज के भाई लोग हैं। ठीक है, कल पटरी पर आ जाएंगे, आज भटक गए, लेकिन मैं इन छोटी बातों में आकर के अगर उन पर एफआईआर कर दूंगा, अगर उनके ऊपर मुकदमा दर्ज करा दूंगा, मैं एडवोकेट भी हूँ, तो फिर वो बिना मतलब के फंसेंगे। कल की तारीख में वो किसी फॉर्म को भरेंगे, कैरेक्टर प्रमाण पत्र नहीं बनेगा। तो अपने ही बीच समाज के लोगों को, अपने ही आसपास के भाइयों को जो थोड़ा बहुत भटक गए हैं, उनको मैं फंसाना नहीं चाहता। देखिए, मैं राजनीति को बहुत कहते हैं ना, निम्न स्तर पर ले जाकर के नहीं करना चाहता हूँ। मेरे अंदर ये डेस्परेशन नहीं है कि किसी भी हाल में कुछ बन जाना है। जब कुछ होना होगा, जो नियति को मंजूर होगा वो होगा, लेकिन मैं बहुत निम्न स्तर पर जाकर के कुछ नहीं करना चाहता हूँ। इसलिए मेरी बहुत ट्रोलिंग करते हैं ये लोग, और सब कुछ प्रायोजित होता है। मुझे तो कुछ साथी बताते हैं कि आपके जो सोशल मीडिया का अकाउंट्स है उसके लिंक को उनके ग्रुप में भेजा जाता है, फिर ये कहा जाता है कि इस आदमी को कमेंट करो, या फिर आप लोग अगर कोई वीडियो चलाते हैं तो आप लोगों के उस लिंक को उस पार्टी के ग्रुप में भेज दिया जाता है, ये संजय मेहता का इंटरव्यू है, अब इस पे गालियां देना शुरू करो। तो इस तरह की चीजें ये लोग करते हैं, और चूंकि मेरे भी चीज बाकायदा अभी भी होती है। हाँ, अभी भी होती है। मेरे कुछ साथी हैं वहां पर जो मुझे बता देते हैं, जो पुराने साथी। क्योंकि आपकी एक पहचान जो है, आप कैसे मानते हैं अपनी, आपकी पहचान जो अभी जनता जो भी आपको जान रही है कि ये संजय मेहता है, लोग तो ये बोलते हैं कि आपकी जो ये पहचान बनी है वो जेल कैंप पार्टी ने बनाई है। उससे पहले आपको कोई ज्यादातर लोग नहीं जानते थे, बट जब आप जेल कैंप पार्टी में गए तो आपको लोग जानना शुरू किए। भले अभी आप आजसू में, लेकिन आजसू में भी आपकी कुछ ऐसा काम आपने नहीं कर दिया या कुछ नहीं कर रहे जिससे कि आपके आजसू के एक नेता के तौर पे एक अच्छी पहचान बने। वो पहचान जो बनाई है वो जेल कैंप की देन है। इसको किस तरीके से देख रहे हैं आप? मैं बताना चाहता हूँ, पहला तो मैं ये करेक्ट करना चाहता हूँ कि मैं जेएल कैंप नाम के किसी संगठन में नहीं था। लोकसभा का चुनाव हम लोग सभी निर्दलीय लड़ रहे थे। मैं जिस संगठन में था उसका नाम था झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति। कल की तारीख में एक आंदोलन शुरू होता है, संयुक्त आंदोलन मोर्चा। एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, हम सब एकजुट होते हैं और अचानक से ये निर्णय होता है कि हम लोगों को चुनाव लड़ना है, हम लोग सब निर्दलीय लड़ते हैं। कल की तारीख में आप फिर एक पार्टी बना लेते हैं, तो उस पार्टी में तो मैं था ही नहीं। ठीक है, मैं था झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति में। मैं कई बार ये बात कह चुका हूँ। हाँ, कह चुके हैं, लेकिन लोग तो यही कह रहे हैं ना कि उनके सुप्रीमो जो जयराम महतो जी है, उनके वजह से आज आपकी पहचान हुई। तो कहीं ना कहीं जयराम महतो की पहचान जेल कैंप से है, तो इसलिए जेल कैंप हो गया। लेकिन पहचान उनकी देन है कि आपको आज इतनी पहचान मिली है। मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि मैं सामाजिक राजनीतिक जीवन में आज से नहीं हूँ। 19 में इस सफर की हमने शुरुआत की थी, और उस दौर में 19 में मेरी उम्र क्या हो रही होगी आप सोचिए। आज 2025 है, 19 में मैं इलेक्शन लड़ गया। तो ये कहना, हाँ, ये बात को मैं स्वीकार करता हूँ कि लोकसभा चुनाव के दौरान एक बड़ा प्लेटफॉर्म, बड़ी जनता से रूबरू होने का, संवाद होने का एक अवसर था, और मैं चुनाव लड़ रहा था। लोगों से बातचीत हुई, संवाद हुई, स्पीच दिया, लोगों के बीच एक परिचय में विस्तार हुआ। लेकिन सिर्फ ये कह देना कि
अब इससे पहले मैं कई इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में जा चुका हूँ दूसरे कंट्रीज में। यूनाइटेड नेशन के जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उन विषयों पर दूसरे देशों में गया हूँ। तो अब आप कह देंगे कि ये सब कुछ उसी वजह से है, जबकि मैं इस आंदोलन से पहले वहाँ जा चुका हूँ। और अगर आप आंदोलन को देखेंगे तो 2022 अगर आप 2022 से देखते हैं, 24 दिसंबर 2021 से इसकी शुरुआत हुई, तो अमूमन मान लीजिए कि 2022 से ही इसकी शुरुआत हुई। तो 10 जनवरी 2022 को रणधीर वर्मा चौक पर एक बड़ा ये आंदोलन हुआ। तो अगर पूरा 22 देखते हैं, पूरा 23 देखते हैं और पूरा 24 देखते हैं विधानसभा चुनाव तक, तो मैं तो 15 सितंबर 2024 को अलग हो गया था। तो अगर आप वो 2-2.5 सालों का सफर देखते हैं तो ये कहना कि सिर्फ उनकी वजह से, तो क्या मैंने अपना योगदान नहीं दिया, क्या मैंने अपना संघर्ष नहीं किया, संगठन को नहीं बनाया, नहीं बढ़ाया। दूसरी बात, अगर आप इस बात को क्लेम करते हैं कि सब कुछ मेरी वजह से है, तब तो फिर आपको घाटशिला में फतह हासिल कर लेना चाहिए था, क्योंकि आप तो वहां पर जाकर के 10 दिन प्रचार किए घाटशिला में, और आपने हजारीबाग में एक भी दिन प्रचार नहीं किया। तो पर यही जवाब तो मिला था ना कि उस पार्टी का या उस इंसान के जरिए अगर आपको प्रतिनिधि बनाया गया है तो उसका नाम इतना बड़ा है कि बस तो इसके वजह से आपको वोट मिल गया था। घाटशिला में रिपीट हो जाना चाहिए था, ये घाटशिला में रिपीट होना चाहिए ना। मेरी बात समझिए, आप ही की बात को मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ। मेरे प्रचार में वो व्यक्ति एक भी दिन नहीं आते हैं, ठीक है, और वो घाटशिला में लगभग 7-8 दिन तक रहते हैं, नॉमिनेशन में भी जाते हैं। तो जहां पर 8 दिन तक सभाएं की और प्रचार किया, तो वहां तो फतह हासिल हो जानी चाहिए थी। अगर सब कुछ नाम की वजह से है तो, अगर व्यक्तिगत हमारा कुछ नहीं है, तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं। लेकिन मैं एक बात को कन्फेस करना चाहता हूं, ये स्वीकार करना चाहता हूं, एक्सेप्ट करना चाहता हूं कि जो हमारे संगठन के साथी, जो पुराने साथी, आज भी कई लोगों से संपर्क में हूं, मैं उनका ऋणी हूं। और जिन लोगों ने मेहनत किया लोकसभा चुनाव के दौरान, मैं उनका कर्जदार हूं। उन माताओं का, उन बहनों का, उन दीदी का, उन दादी का, जिन लोगों ने अपने आंचल से मुझे प्यार दिया, 5 रुपए 10 रुपए दिए, और मैंने हर इंटरव्यू में ये बात को कहा है, मैं उनका ऋणी हूं, मैं उनका कर्जदार हूं। और हजारीबाग की मिट्टी पर मेरा कर्ज है, जो लोगों ने मुझे 1,60,000 का प्यार दिया है। और यही कारण है कि मैं राजनीतिक जीवन में विफलता के बावजूद भी, चुनावी तौर पर विफलता के बावजूद भी, अपना सर्वस्व सब कुछ न्यौछावर कर चुका हूं। और मैं इस मिट्टी को वापस लौटाऊंगा। और वापस क्या लौटाऊंगा? वहां के लोगों की जिंदगी को बेहतर करना, वहां के लोगों के लिए कुछ काम करना, और उन सारी चीजों पर मैं काम कर रहा हूं। ऐसा नहीं है कि उस योजना पर बात नहीं कर रहा हूं या काम नहीं कर रहा हूं, भविष्य की योजनाओं पर काम भी चल रहा है। तो हजारीबाग की मिट्टी पर जो मेरा कर्ज है, उस कर्ज को मैं जरूर उतारूंगा। ये मेरा संकल्प है, ये मेरी जिद है। चलिए, तो इतने सारे मुद्दे चल रहे हैं, आपने क्लियर कर दिया कि आजसू पार्टी तो दोनों पक्षों के साथ है। एक तरीके से जो विरोधी पक्ष हैं, कुर्मी और आदिवासी वाला मुद्दे पे मैं बात कर रही हूँ। अभी ये आदिवासी का एक बहुत बड़ा मुद्दा ये भी चल रहा है, सरना वर्सेस ईसाई, कि आदिवासी वो नहीं है जिन्होंने धर्म परिवर्तन कर लिया है, जिन्होंने जो ईसाई धर्म में आ गए हैं, वो आदिवासी का लाभ नहीं ले सकते, उनको आदिवासी सूची से बाहर कर देना चाहिए। तो इस मुद्दे पे कुछ बात रखना चाहेंगे आप? देखिए, ये तो डीलिस्टिंग का मसला इससे पहले बहुत ये हुआ था, लेकिन मुझे लगता है कि ये कानूनी मसला है। कानूनी तौर पर इस पहलू का जब भी निष्पादन होगा तो कोर्ट करेगा, न्यायालय करेगा, और इस पर बहुत ज्यादा टिप्पणी करना, बोलना, मुझे लगता है कि जल्दबाजी होगी। लेकिन अगर ऐसा कोई एक वर्ग और समूह ये बात कह रहा है कि हमारे अधिकार, हमारे राइट्स, मतलब या उसका लाभ दूसरे कम्युनिटी के लोग ज्यादा ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट कि हमको नहीं मिल पा रहा है, तो मुझे लगता है कि इस पर सोचे जाने की जरूरत है। लेकिन फिर से एक बात कहूंगा कि ये एक कानूनी मसला है। धर्म परिवर्तन, रिलीजन के बाद आरक्षण रहना चाहिए कि नहीं, रिलीजन चेंज करने के बाद, ये सब एक कानूनी मसला है। और मुझे लगता है कि अगर कोई समूह न्यायालय जाएगा तो न्यायालय जो इस पर अपना विनिश्चय करेगा, जो फैसला करेगा,
वही हमें और आपको मानना चाहिए। चलिए, तो अब हम एक आखिरी सवाल कर लेते हैं। धार्मिक मुद्दों पे आप कुछ ज्यादा टिप्पणी नहीं किए, तो एक आखिरी सवाल बस यही पूछ लेते हैं कि अभी आने वाले समय में अब कहीं ना कहीं हर तरफ से निराशा हो, सरकार के कामों से जनता को निराशा हो रही है। आने वाला समय में मतलब आप कैसे देखते हैं कि झारखंड को किस पार्टी की जरूरत है? क्योंकि अगर बात करो जेएमएम की, तो आदिवासियों की पार्टी थी, अब वह सरकार बोला जाता था, लेकिन आदिवासी कहीं ना कहीं पूर्ण रूप से खुश अभी भी नहीं है जेएमएम सरकार से। आपकी पार्टी की बात कर लूं, आपकी पार्टी कुर्मी महतो की पार्टी तरीके से कुर्मी का कहीं ना कहीं काफी सहयोग था, लेकिन अब एक नई पार्टी आ गई है जेल के, जिसपे पूरा समर्थन है, कुर्मी समाज का पूरा समर्थन है उसकी तरफ, ठीक है ना। और उसके बावजूद जेल के सॉरी आजसू का क्या मतलब भविष्य होगा, क्योंकि इस बार भी जो विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें आजसू का बहुत ही अच्छा प्रदर्शन नहीं दिखा। तो आने वाले समय में आप अपनी पार्टी को कैसे देखते हैं, और यहाँ की जनता के लिए कौन सी पार्टी, यहाँ के राज्य के लिए कौन सी पार्टी बेहतर होनी चाहिए, कौन सी पार्टी पे जनता को विश्वास करना चाहिए जो विकास के मुद्दों पर बात करे और रोजगार के मुद्दों पर बात करे, जो यहाँ के मूल निवासियों के लिए काम करे? देखिए, पहली बात तो मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि आजसू सबकी पार्टी है। अभी आप कह रहे थे ना, ये सारे कुर्मी शब्द का इस्तेमाल कर रहे थे कि क्या आजसू उसी के इर्द गिर्द है, ऐसा कुछ। ये 2020 के आसपास का एक हमारा ऑफिस का है। आप देखिए इसमें क्या मुद्दे हैं। झारखंडियों की क्या पहचान 1932 की खतियान, ये 2019 का एक हमारा ऑफिस का है। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, हमारी भाषा हमारी पहचान, सरना धर्म कोड लागू करो, नियोजन नीति स्पष्ट करो, जातीय जनगणना सुनिश्चित करो। अब आप मुझे बताइए, सरना धर्म कोड आदिवासियों का मसला है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी ओबीसी का मसला है। झारखंडियों की पहचान ये डोमिसाइल से जुड़ा हुआ मसला है। भाषा संस्कृति की हम बात कर रहे हैं, हम नियोजन नीति की बात कर रहे हैं, जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं। ये सारी चीजें हम आज की बात नहीं, ये 2018-19 का है। अब आप कह रहे हैं कि झारखंड के लिए कौन सी पार्टी बेहतर हो सकती है और आजसू का क्या भविष्य है। आजसू का ही भविष्य है इस झारखंड के अंदर। कैसे? हमने देख लिया 5 साल जेएमएम का कार्यकाल, और हमने देख लिया इधर का 1 साल का इनका कार्यकाल, और ये 29 तक रहेंगे अगर, तो 10 साल का इनका कार्यकाल देख लेंगे हम लोग। 10 साल के कार्यकाल में अगर 6 साल का अभी हम लोग देखते हैं, 10 साल अभी हुआ नहीं, चूंकि 6 साल का ही आकलन होगा, कोई विशेष उपलब्धि है नहीं। दूसरी बात कि झारखंड के अंदर अगर आप किसी विजनरी लीडर की बात करेंगे जो वास्तव में नेता है, हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री हो सकते हैं, अपने पार्टी के अध्यक्ष हो सकते हैं, लेकिन वो संघर्ष से उपजे हुए नेता नहीं है। वो एक लेगेसी को आगे बढ़ा रहे हैं कि गुरु जी के फैमिली से हैं तो हेमंत सोरेन जी सीएम हो गए। सुदेश कुमार महतो जी किसी लेगेसी और किसी परिवार से नहीं है, वो खुद से नेता बने हैं। 6 बार वो जेल गए हैं, और उन्होंने एक मॉडल जो डेवलपमेंट का है वो सिल्ली में दिखाया है। वो कोटा से शिक्षकों को ला करके वहां पर पढ़ाते हैं। अभी मलेशिया से बच्चे खेल करके आए, हमारे सिल्ली के बच्चे। सिल्ली के आर्चरी एकेडमी को राष्ट्रपति ने पुरस्कार दिया। सिल्ली में फ्री बसेस चलाई गई बच्चों के लिए, सिल्ली में फ्री एम्बुलेंस चलता है, और सिल्ली में अगर आप सड़कों का जो जाल देखते हैं वो सुदेश जी ने किया। आप स्टेडियम की जो व्यवस्था सिल्ली में देखते हैं वो सुदेश जी ने किया। तो झारखंड के किसी विधानसभा में डेवलपमेंट का ऐसा कोई मॉडल आपको नहीं दिखाई पड़ेगा जो सिल्ली में दिखाई पड़ता है। तो आप कहेंगे कि सिर्फ सिल्ली का जिक्र क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सिल्ली उनका विधानसभा का क्षेत्र है और उन्होंने उनको एक मॉडल के तौर पर विकसित करके दिखाया है। तो नेताओं का जो, लीडर का जो विजन है वो कब स्पष्ट होता है कि वो क्या सोचते हैं और किस तरीके का विकास करते हैं। तो सुदेश जी में ये चीज दिखाई पड़ती है कि वो एक विजनरी नेता है, वो दूरदृष्टि और दूरदर्शिता के साथ देखते और सोचते हैं। तो मुझे लगता है कि आने वाले भविष्य में झारखंड के अंदर सुदेश जी के नेतृत्व में, सुदेश कुमार महतो जी की अगुवाई में झारखंडियों के कल्याणकारी वाली सरकार आनी चाहिए, और तभी झारखंड का कल्याण हो पाएगा। क्योंकि मैं मानता हूं कि वो एक गंभीर नेता हैं, वो अनर्गल बयानबाजी नहीं करते हैं, वो कुछ भी नहीं बोलते हैं, और बहुत ही विद्वता के साथ, बहुत ही दूरदर्शिता के साथ विषयों को वो रखते हैं आम जनमानस के समक्ष। चलिए, मतलब आपको लगता है कि झारखंड की जनता को आजसू पार्टी के पर विश्वास करना चाहिए, और आजसू पार्टी ही एक लौता ऐसा पार्टी है जो भविष्य मतलब की पार्टी है ना। हाँ। आजसू पार्टी झारखंडियों की पार्टी है, नौजवानों की पार्टी है। और एक बात मैं कहना चाहता हूँ,
इसको थोड़ा अलग वे में लीजिएगा। जैसे बाबूलाल जी के बहुत प्रति बहुत सम्मान है, लेकिन अब वो उनकी उम्र हो गई बहुत। चंपई चाचा जी की भी उम्र हो गई है और अर्जुन मुंडा जी की भी उम्र हो गई है, मतलब जो सीएम रहे हैं। और मधु कोड़ा जी हैं तो वो उधर सिर्फ अपनी पश्चिमी सिंहभूम के एरिया में ही सक्रिय रहते हैं। तो एक नौजवान नेता जो वास्तव में नेता हो, जिसको पूरा राज्य जानता हो, जिनको राज्य में स्वीकार्यता हो, जिनका अपना संगठन है और जो अपने बलबूते 20-25 सालों से संगठन चला रहा हो। जैसे जेवीएम चल रहा है तो गुरु जी के आशीर्वाद से चल रहा है, बट सुदेश महतो जी आंसू तो अपने बलबूते चला रहे हैं। झारखंड में ऐसी कोई पॉलिटिकल पार्टी टिक नहीं पाई जो अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखती हो। जैसे स्वतंत्र तो आजसू भी नहीं है ना, मतलब वो भी तो मतलब अस्तित्व रखती है, लेकिन जब विधानसभा चुनाव होता है उस एंटिटी को बचा करके रखना। जैसे इससे पहले एक जेवीएम बना था, उनका मर्जर हुआ। तो मेरा कहना ये है कि अगर आप देखेंगे, जैसे मैंने जिन नेताओं का जिक्र किया वो ठीक है, अनुभवी हैं, उन्होंने राज्य को सर्व किया है, उनके प्रति सम्मान है। लेकिन अगर एक नौजवान नेता के तौर पर, जिसके पास 20-30 सालों की पॉलिटिक्स बची हुई है, जो झारखंड को संवार सकता है, जो झारखंड को डेवलप कर सकता है, जो वास्तव में संघर्ष से उपजा हुआ नेता है, तो आप मुझे बताइए कि सुदेश महतो जी जैसा नौजवान और विजनरी, जिनको पूरा झारखंड में कोई जानता हो, ऐसा कोई नेता है आपके समक्ष? आप है ना, आपने बताया कि संघर्षशील व्यक्ति जो जिनका बैकग्राउंड ऐसा नहीं था, इन्होंने खुद से संघर्ष करके पार्टी बनाया। आपके पुराने पार्टी की बात कर ले, सुप्रीमो जयराम महतो भी तो खुद के, उनका पुराना नहीं था, वो भी अभी उभरे हैं, उन्होंने भी अपना पार्टी बना के दिखाया। जनता उनसे काफी प्रभावित भी, उन पे भरोसा भी जताई। उनको पहली बार ही उन्होंने, उनके पास 25 सालों का अनुभव है। 25 सालों के अनुभव को आप फिर भी तो जनता ने तो हटा दिया ना। एक साल के अनुभव का 25 सालों के अनुभव से कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता। इसमें कोई तुलनात्मक अध्ययन की बात ही नहीं है। अभी उनको सीखने में वक्त लगेगा। मेरी शुभकामनाएं हैं, मेरा भाई है और हम लोग बर्थडे भी साथ मनाते हैं, तो मैं उनको शुभकामना देना चाहता हूं कि वो काम करें। लेकिन मैं यही कहना चाहता हूं, देखिए, सत्ता संभालना और सरकार संभालना वो अकेले लड़ रही है। नहीं, आप मैं बात करेंगे, आप गठबंधन में लड़ रहे हैं, आपकी पार्टी गठबंधन में लड़ रही है, वो आज भी अकेले खड़ी है, अकेले लड़ रही है। बात समझिए, राजनीति समीकरणों का खेल है। हम अकेले लड़ रहे हैं, प्रशांत किशोर अकेले लड़े, क्या रिजल्ट आया? ऐसे नहीं होता। नहीं, फिर अगर आप साथ में लड़ेंगे तो फिर सत्ता में तो फिर बीजेपी के लोग आएंगे और फिर आप तो फिर एक कठपुतली की तरह काम करना पड़ेगा। फिर आप एक विजन, जो आपका थॉट है, वो विजन पे फिर कैसे काम कर पाएंगे? मैं बता रहा हूँ, बहुत परिदृश्य बदलने वाला है और आने वाले वक्त में डिलिमिटेशन होगा, परिसीमन होगा, बहुत सारे राजनीतिक परिदृश्य बदलेंगे। मैं ये कहना चाहता हूं आपको कि झारखंड के अंदर आप ऐसा कोई एक नेता अब नहीं बता सकते हैं जिन, अब आप चलिए, ऐसा आप बोल रहे हैं ना, मेरे भाई को विधायक बने 1 साल हो गए। बहुत प्रेम से मैं अपने भाई से कह रहा हूँ, मतलब मेरे जो पुराने साथी हैं वो गुस्सा नहीं करें, बहुत गुस्साते रहते हैं वो लोग। आपके पास कितना बेहतर मौका था, आपको जनता ने अवसर दिया और आप चुने गए। तो आपके पास ये मौका था कि अपने विधानसभा को एक मॉडल विधानसभा के तौर पर विकसित करते। बहुत सारे फंड्स थे, डीएमएफटी का फंड था, सीएसआर के फंड्स थे और बहुत जगहों से आप सरकार से मदद लेकर के उस एरिया को एक स्वर्ग की तरह बना सकते थे। अभी आपके पास अब 4 साल का समय है, 1 साल तो वक्त निकल गया। इन 1 साल की उपलब्धियों में पता है वो क्या गिनाते हैं कि हमने अपने सैलरी से कुछ बच्चों को पैसे दिए हैं। झारखंड के मुझे लगता है कई सारे विधायक ये काम को पहले से करते रहे हैं। पैसे को सैलरी से देना या किसी माध्यम से देना, वो क्या कहते हैं उसको, ब्रांडिंग का एक मसला हो सकता है। कहा गया है कि जो भी उस पार्टी में ज्वाइन करेंगे, अगर कुछ भी सत्ता, जो भी अगर उनको पद मिलता है, विधायक, सांसद, जब भी कभी भी बनेंगे, तो उनको अपने सैलरी का 75% हिस्सा जो है वो जनता को दान करना पड़ेगा। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये कोई पहली बार नहीं। कॉमरेड महेंद्र सिंह हुआ करते थे बगोदर से विधायक, उन्होंने कभी सैलरी नहीं ली, उन्होंने विधानसभा का कभी गिफ्ट नहीं लिया। तो ऐसे कई सारे उदाहरण हैं। लेकिन मेरा कहना ये है कि एक विधायक के तौर पर बहुत कुछ कर सकते हैं आप। लेकिन आज डुमरी में हालात क्या है पता है? वहाँ पे कंप्यूटर ऑपरेटर नहीं है टाइपिंग करने के लिए। आपको पता है कि वहाँ पर जो मुझे पता चला है कि पदाधिकारियों की कमी है। सीओ वीडियो
कार्यालय में पर्याप्त नहीं है उस इलाके में। तो मुझे ये बताइए कि सिर्फ चीज़ों को कहना कैमरे के आधार पर और बहुत बड़ी बड़ी बातें कह देना, लेकिन जब आप डेवलपमेंट के मसले पर आते हैं, मैं देखता हूँ कि उस इलाके में ट्रांसफार्मर खराब होता है तो हमारे आजसू के कार्यकर्ता लगवाते हैं। तो एमएलए क्या करते हैं वहाँ पे? हमारे सांसद जी के लोग लगाते हैं। मतलब आपके हिसाब से डुमरी में मतलब कोई काम नहीं हुआ है अभी 1 साल में? गिना दीजिए, मुझे दिखा। डेवलपमेंट का कोई काम नहीं हुआ है? मुझे गिनाया जाए ना, मैं देखना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ, मेरी इच्छा है कि डुमरी का विकास हो। मैं देखना। जनता ने एक ऐसे पार्टी पे विश्वास किया है जो कुछ अलग थी, नई उभरी थी, युवा थे उस पे, और आपको लगता है कि वो कुछ काम नहीं कर रही है? काम क्या करे मैं बता रहा हूँ। मैंने आपको एक बार बताया था, मैं फिर से दिखा देता हूँ। मैं अगर उस पार्टी के नाम के साथ अगर ये लिखता हूँ लूट शब्द, तो लूट शब्द आता है। क्या चीज की लूट है? आप देखिए ना, मैंने सर्च किया JLKM लूट, ठीक है, गूगल को। मैं नहीं कुछ बोल रहा हूँ, गूगल क्या दिखाया? JLKM नेता फलाना महतो के खिलाफ थाने में शिकायत, लूट मारपीट का आरोप। तो आप ऐसे कीवर्ड्स गूगल में डालिए, JLKM धांधली, JLKM वसूली, JLKM लूट। झारखंड के एक एक लोगों से बोल रहा हूं, मैं नहीं बोल रहा हूं, झूठ नहीं बोल रहा हूं मैं। आप गूगल के सर्च इंजन में डालिए JLKM लूट, JLKM धांधली, JLKM वसूली, और उसके बाद सर्च करिए, कितने सारे न्यूज के लिंक आते हैं लूट और धांधली और वसूली के। आप देखिए, संजय मेहता झूठ बोलेगा? संजय मेहता बहुत झूठ बोलता है, बहुत आरोप लगाता है। आप मुझे JLKM वाले भर भर के गाली दीजिए, लेकिन गूगल को कैसे गाली देंगे? मतलब आपको क्या लग रहा है कि धांधली हो रही है JLKM में? ये न्यूज वाले सब फर्जी है, केस करिए। JLKM वाले केस क्यों नहीं कर रहे मानहानि का? अगर कोई न्यूज वाले ने गलत छाप दिया तो उस पर केस क्यों नहीं कर रहे जाकर के? देखिए, मैं बोलूंगा तो फिर बुरा लगेगा, मैं उस समय से बहुत प्रेम से बोल रहा हूं। और राजनीति में इस तरीके से इनका काम क्या है? वसूली करना, जाकर के कंपनियों के सामने जाकर के धरना देना, जाकर के मैनेजर से बात करना, टेबल ठोकना, सीईओ से बात करना, मैनेजर से बात करना, कोयला की ढुलाई करना, कोयला से वसूली करना, मछली की गाड़ी को रोकना, ठीक है, जाकर के आपके वहां के जो धनबाद के लोकसभा के प्रत्याशी थे वो गए धांधली करने के लिए कहीं पर, वो फंस गए। आदित्यपुर स्मॉल इंडस्ट्रीज एसोसिएशन वाले लोगों ने केस किया कि हम लोगों पर लगातार ये लोग दबाव बनाते हैं। अभी रामगढ़ मांडू में ये लोग क्या कर रहे हैं? कोयला बालू गाड़ियों की वसूली के लिए रास्ते में रोकते हैं। ये लोग कौन होते हैं कि ये DTO है क्या, ये RTO है क्या, जाकर के रास्ते में ट्रक को रोकते हैं? ये हमारे पुराने साथी लोग। बताओ, तुम्हारा गाड़ी में ओवरलोड कैसे हो गया? तुम्हारा गाड़ी में ये कोयला कहाँ से आ रहा है? तुम्हारा गाड़ी में ये बालू कहाँ से आ रहा है? ये लोग जाकर के रोकते हैं, खुद वीडियो बनाते हैं, आप देखना उनको। ये मतलब सच है? मैं वीडियो दिखा दूंगा आपको, मैं आपको वीडियो दिखा दूंगा। सच पर ये पार्टी तो जनता का विश्वास जीती है। इन्होंने कहा कि हम तो मतलब झारखंडी लोगों के हित के लिए काम करेंगे, हम तो झारखंडियत के लिए उभरे, हम झारखंड के असली मुद्दों को उठाते हैं, और जनता का काफी ज्यादा विश्वास जीता है जनता का इन्होंने। और आप बता रहे कि ये धांधली कर रही है, कंपनियों से जाकर के वसूली करती है। तो इस तरीके की अगर आप बात कर रहे हैं तो आप ये दिखा रहे हैं कि आप गूगल देखिए ना, आप गूगल देखिए, फिर से मैं दिखा देता हूँ आपके दर्शकों को, मैं फिर से दिखाता हूँ। JLKM नेता फलाने महतो के खिलाफ थाना में शिकायत, लूट मारपीट व आगजनी का आरोप। अगर कोई भी JLKM धांधली, JLKM लूट ये सब कुछ सर्च करेगा तो रामगढ़ के केदला में कोयला खनन व ट्रांसपोर्टिंग कंपनी विष्णु शिवा इंफ्रास्ट्रक्चर ने की है। कोयला का शब्द JLKM से क्यों जुड़ता है? लूट का शब्द JLKM से क्यों जुड़ता है? धांधली का शब्द JLKM से क्यों जुड़ता है? तो यही आरोप लगाया का शब्द JLKM से क्यों जुड़ता है? मछली गाड़ी को रोकने का शब्द JLKM से क्यों जुड़ता है? जाकर के कंपनियों से वसूली करने का शब्द JLKM से क्यों जुड़ता है? जाकर के कंपनियों के सामने धरना दे करके उससे मैनेज होने का नाम JLKM से क्यों जुड़ता है? पर उन्होंने तो यही आरोप लगाया है कि यही लूटने का काम तो दूसरे लोग कर रहे हैं और इसी चीज को तो हमें रोकना है। हाँ, तो रोकिए। मैं चाहता हूं कि आप सुचिता को लाइए, लेकिन आप तो खुद उसमें जाकर के उसी बहती गंगा में फिर आप भी हाथ धो रहे हैं जाकर के। फिर ये अलग क्या कर रही है? वही तो मैं कह रहा हूँ, यही तो झारखंड की जनता को मैं समझाना चाहता हूँ। एक संजय मेहता गलत था, प्रदीप महतो भी गलत थे,
गुना महतो भी गलत थे, उदय बंकीरा भी गलत था, प्रीति राज भी गलत थी, और कई लोगों ने पार्टी छोड़ दिया। बैक टू बैक बैक टू बैक बैक टू बैक लोग रिजाइन दे रहे हैं। लगातार वहां पर किला ढहता जा रहा है, लगातार लोग पार्टी छोड़ रहे हैं। क्यों? कौन व्यक्ति चाहेगा कि उस दल में रह करके अपने नाम को बदनाम करे? एक राजनीतिक दल के नाम पर वसूली करने का एक सिंडिकेट और वसूली करने का एक गैंग और मारपीट और गाली गलौज करने का एक गैंग है ये संगठन, ये दल। मैं फिर से ये कहना चाहता हूं, झारखंड वासियों, मैं मानता हूं झारखंडियत के मुद्दे पर, स्थानीयता के मसले पर, विस्थापन के मसले पर, पुनर्वास के मसले पर, नियोजन के मसले पर, पलायन के मसले पर आप सब एकजुट हुए थे, लेकिन आपके साथ अब छल हो रहा है। इन लोगों ने आपके समर्थन का गलत लाभ उठाया है, और मैं आपके कैमरे के समक्ष कह रहा हूं, मैं सार्वजनिक जीवन में हूं, राजनीतिक जीवन में हूं। जिस दिन भी कोई एक व्यक्ति इस बात को प्रूफ कर देगा, उस दल को छोड़े हुए मुझे लगभग 1 साल हो गए, और आज तक मेरे ऊपर सिर्फ आरोप क्या लगा है पता है? कि इन्होंने मांडू में कम वोट लाया। मतलब मेरी आलोचना करने के लिए जो कंटेंट उनके पास है वो यही है। मतलब एक सवाल आप पे और उठा था कि आपने ऐसो कहीं आपके पास भी कहीं से फंडिंग हो रही थी और आपने भी कुछ गाड़ी वगैरह खरीद लिया था और इसी वजह से आपसे सवाल पूछा गया था और आपने पार्टी छोड़ दिया था। नहीं, ऐसा नहीं है। आप पूछ रहे हैं तो बता ही देता हूँ, क्योंकि सार्वजनिक जीवन में लोगों को जानना चाहिए। ऐसा है कि जब मैं इलेक्शन लड़ लिया, इलेक्शन ओवर हो गया, तो मेरे गांव समाज के कुछ लोग आए मेरे पास, तो हमसे कहे कि बाबू तुम तो राजनीति में आ गए हो और तुम छोटी गाड़ी से इतना इतना दूर सफ़र करते हो, तो हम लोगों को अच्छा नहीं लगता है। तो उन्होंने कहा कि ऐसा करते हैं कि हम लोग तुम्हारे लिए एक गाड़ी सोचते हैं। तो हमने कहा कि हम अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बट आप देख लिए। तो उन लोगों ने, मैं मतलब अपने अंदर दिल से कोई बनावटी बात नहीं कह रहा, उन लोगों ने हेल्प किया और उन लोगों ने मेरे लिए गाड़ी खरीद दी। उन्होंने कहा कि अब ईवी, ये क्या बोलते हैं, EMI वो तुम्हारे भरोसे रहेगा। तो अगर मैं बहुत ये नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर लोगों ने अपना प्यार दिया और अपने सामाजिक तौर पर अपने घर के गार्जियन लोग अगर ऐसा कुछ फैसला लिए, तो मैंने उस फैसले का सम्मान किया कि ठीक है, अगर आप लोग इसको करना चाहते हैं तो करिए। तो फिर वो आया, ऐसा इसमें कुछ है नहीं, ये लोग बनावटी बात कहते। तो मैं तो वही कह रहा हूँ कि अगर मेरे राजनीतिक जीवन और सार्वजनिक जीवन में सिर्फ इस बात को छोड़ करके कि मैंने मांडू में कम वोट लाया है, आलोचना के लिए कोई एक कंटेंट बता दे, ढूंढते रह गए लोग। बहुत प्रयास किया गया, मैं बता रहा हूँ, मतलब बहुत बड़े स्तर पर मेरे खिलाफ साजिश की गई कि किसी भी तरीके से इस आदमी को ध्वस्त करो, किसी भी तरीके से इस आदमी को बदनाम करो। तो जब कुछ नहीं मिलता है तो ये लोग सिर्फ मुझे ट्रोलिंग करते हैं और गालियां देते हैं, तो मुझे इस बात से फर्क भी नहीं पड़ता है। चलिए, तो अब ये मुद्दों को अब खत्म कर देते हैं। बहुत सारे मुद्दों पे हम लोगों ने बात कर लिया है, तो बहुत सारे चीजें आपने जो आरोप लगाए हैं, आप ऑन कैमरा जो भी चीजें बोल रही हैं, ये भी चीजें हो सकती है कल को आपको सबूत मांगा जाए इन सब चीजों को लेकर के, आप तैयार रहिएगा। एकदम दे दूंगा, बिल्कुल दे दूंगा। मैं आपको स्पष्ट बताना चाहता हूँ, मैं इस दुनिया में जिस पर भी अपनी सबसे बड़ी आस्था रखता हूँ, उनको स्मरण करते हुए कह रहा हूँ कि मैंने राजनीतिक जीवन में पूर्ण शुचिता का मैं पालन करता हूँ। मतलब कहीं भी ऐसा कोई एक फैक्ट और तथ्य नहीं हो सकता है जहां पर लोग ये कह सकें कि संजय मेहता ने ये गलत किया, क्योंकि यही कारण है कि मैं अलग हुआ, क्योंकि लगातार ये आरोप आ रहे थे कि भाई यहाँ पर सिर्फ वसूली और पैसे का खेल चल रहा है। मुझे लगा कि मैं इन सब चीज़ों के लिए तो नहीं आया था, मैंने खुद का रास्ता अलग कर लिया। चलिए, तो ये चीजें आजसू पार्टी तो नहीं ना कर रही है? आजसू ने तो मुझे बहुत सम्मान दिया है, और आज की तारीख में मेरा एक ही मकसद है, आजसू पार्टी के झारखंड के पूरे 32,623 गाँवों तक फिर से लेकर के जाएंगे। आजसू पार्टी तो है ही हर गाँव में, और 264 ब्लॉक तक हम लोग इसके संगठन का विस्तार कर रहे हैं।
ये कब 2000 करेंगे? अभी तक तो हाँ। मुझे नहीं दिख रहा नहीं, है। विस्तार हुआ है, बीच में हुआ, लगातार मीटिंग हुई। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि 2029 में जो आप आजसू का स्वरूप देखेंगे वो आपको बहुत बड़े स्वरूप में दिखलाई पड़ेगा। मतलब अगले 1 से 1.5 साल के अंदर आजसू इस राज्य का सबसे बड़ा राजनीतिक दल आपको बनता हुआ दिखाई पड़ेगा। अकेले लड़ेगी कि गठबंधन में लड़ेगी ये परिस्थितियां 2029? तय करेगी, बट सबसे बड़ा राजनीतिक दल। फिर आपका विजन कैसे पूरा होगा? मुझे यही समझ नहीं आ रहा है। आप बता रहे हैं कि आप बताइए, लड़ेंगे तो फिर नीतीश जी, चिराग जी और आपके बीजेपी साथ लड़े तो सरकार तो सामूहिकता से चलती है। सामूहिकता से तब चलती है ना जब वो कहीं ना कहीं वहां पे नीतीश जी का जो क्या बोल सकते हैं, जो सीटें हैं वो ज्यादा होंगी तो उनके वो मतलब आप बन कह रहे गए। हैं कि पर आपकी सीटें कैसे? अभी तो आपकी एक ही जगह पे है ना। ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि तो 2029 में ऐसा क्या हो जाएगा कि फिर मैंने ये आपको मतलब बताया, ज्यादा सीटें ले आएंगे और फिर ये अपने विजन को पूरा मैंने करेंगे? आपको कहा कि परिस्थितियां बदल जाएगी 2029 में। 2029 में परिस्थितियां इसलिए बदल जब जाएगी, बदल जाएगी तो फिर आप लोग भी फिर अकेले आ जाइए और विजन को फिर पूरा कर दीजिए। फिर किसी के दबाव में या किसी के गठबंधन में रह के फिर क्यों परिस्थिति काम पर छोड़ते हैं ना। हाँ। परिस्थिति पर मैं अधिकृत नहीं हूँ कि हमने अभी अलायंस तोड़ दिया है या अलायंस ये हो रहा है। मतलब वो परिस्थिति डिसाइड करेगी। परिस्थितियों पर छोड़ते हैं कि आने वाले भविष्य में क्या होगा। लेकिन आजसू पार्टी झारखंड में बड़ा भाई बन करके भविष्य में चुनाव लड़ेगा, इस बात को मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ। चलिए, और उम्मीद करते हैं कि फिर जो एक्चुअल में यहाँ के जो लोगों के जो मुद्दे हैं तो वो उन मुद्दों पे काम करें। फिर जो काम आज तक सभी पार्टियों ने छलने का जो काम किया, यहाँ की जनता का भरोसा तोड़ने का काम किया, वो तोड़ने का काम कम से कम आजसू पार्टी ना करे। फिलहाल के लिए यही रखते हैं, और आप क्या राय रखते हैं इस इंटरव्यू को लेकर के वो जरूर अपने राय कमेंट बॉक्स में दें।